नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर के विधानसभा का बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी का दावा है कि 1 लाख लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। अब घेराव के पहले बीजेपी नेताओं की सभा हुई। वहीं सदन में विधायकों को रोके जाने की बात पर भी काफी बवाल मचता नजर आया। विधानसभा जाने के रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड करके रास्ते को भी डाइवर्ट कर दिया। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में बहस हो गई। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों को विधानसभा आने से रोका गया। वही आपको बता दें, बसपा विधायक इंदु बंजारे और विधायक धर्मजीत सिंह ने भी पुलिस की ओर से रोके जाने की शिकायत की। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि किसी को भी नहीं रोका गया। उधर पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर भाजपा के विधानसभा घेराव पर सीएम भूपेश बघेल ने 3 सवाल किए। बड़ी बहस में विपक्ष से पूछे गए सवालों का जवाब भी जरूर जानेंगे। उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। तानाशाही सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये नाजिरशाही सरकार है जो उनको विधानसभा में विधायक को जाने से रोकेंगे, गरीबों के आवाज से वंचित कर देंगे और उनको गिरफ्तार कर देंगे और जेल जाने के लिए तैयार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे, नए हितग्राही आएंगे, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बृजमोहन अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन गरीबों को भी मकान मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में राज्यपाल के कृतज्ञता भाषण में मैंने घोषणा की है कि जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको आवास दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है, ये स्पष्ट करें। कल पेपर में ही झूठ बोले, वो बोले कि मैं आवास देना चाहता हूं, केंद्र सरकार रोके है। ये 3 चिट्ठी मोर पास है। ये 3 चिट्ठी जेकर से मालूम होते कि भूपेश कितना बड़े लवारी बोले हैं। एक चिट्ठी नरेंद्र सिंह तोमर के है, जिन आवास के लिए चिट्ठी लिखे है छत्तीसगढ़ सरकार ला कि अपना हिस्सा जो मकान का देना है वो अपना हिस्सा दे दो, तो छत्तीसगढ़ के आवासहीनों को आवास मिल जाएगा। दूसरा पत्र लिखा है गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री ने, उन्होंने फिर से कहा है कि आवासहीनों का आवास 7,81,000 का लक्ष्य आवंटित हुआ है। ये दिल्ली की चिट्ठी है, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी है। उन्होंने पत्र लिखा है 7,81,000 का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री बोल रहा है आवंटित हो चुका है, अपना हिस्सा दे दो भूपेश बघेल, तो गरीबों की आवास मिल जाएगा। तीसरा पत्र टीएस सिंहदेव का है, बाबा साहब जो मंत्री थे और पंचायत ग्रामीण विकास से इस्तीफा। तो आज काफी अहम विषय इस डिबेट में, जहां इन विषयों पर चर्चा करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ प्रमुख पैनल, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता और अशोक बजाज भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुरेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। बीजेपी के द्वारा लगातार यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल ने भी ये सवाल पूछा है कि आखिर गरीबों की आवाज उठाने वालों पर वाटर कैनन, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? सीमा जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी समस्या है। 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की तलाश में भटकती रही, मगर अभी तक उनको सफलता नहीं मिली। तो अंततः एक आवास मोर मकान का प्रोपेगेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रश्न किए हैं
उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि अगर आप इतने ही ज्यादा चिंतित थे, 2011 की जो सर्वे सूची है उसके हिसाब से अपने कार्यकाल में 2011 से लेकर 2018 तक सिर्फ 2,37,000 सिर्फ 37,000 मकान कैसे बनाए। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 4 साल में लगभग 1 लाख से अधिक मकान बनाने, 13 लाख से अधिक मकान बनाने का काम किया है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो सरकार ने जारी किया है, इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। अब कुल मिला के बात यह है कि चूंकि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, गांव के पक्ष में, गौ पालकों के पक्ष में, भूमिहीन मजदूरों के पक्ष में काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी व्याकुल है और व्याकुल होकर के वो इस तरह प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप कोई भी प्रदर्शन होता है, कोई भी आंदोलन होता है, प्रतीकात्मक होता है। अब आपको विधानसभा घेराव करने का तात्पर्य विधानसभा के अंदर घुसना नहीं है। सरकार जहां तक पुलिस बैरिकेडिंग लगाती है वहां तक जाते हैं, अपना नारा लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। मगर कोई जब व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करे, शांति भंग करने की कोशिश करे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। मैं तो तारीफ करता हूं छत्तीसगढ़ की पुलिस की, जिसने पूरा संयम बनाए रखा और किसी भी तरह के जो हिंसात्मक गतिविधि है उससे लगातार वो दूर रहे और उन्होंने वही कार्य किया जो विधि सम्मत है। और भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह असफल कहा जा सकता है। चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। अशोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, यहाँ साफ तौर पर आपने सुना कि यहाँ पर कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से ये जो पूरा प्रदर्शन आपका रहा है, इसका कोई तुक नहीं है इस प्रदर्शन का, या फिर कोई तात्पर्य नहीं है इस तरह के प्रदर्शन को करने का। आपकी क्या राय है इस पर? और साफ तौर पर एक सबसे अहम सवाल आज यही बनता है कि सीएम भूपेश बघेल के द्वारा जो 3 अहम सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा कि जो आंकड़ों पर वो सर्वे कर रहे हैं, क्या उससे आप सहमत हैं कि नहीं है? देखिए बहन जी, आज का जो यहाँ प्रदर्शन हुआ, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ, उसकी सफलता ही इस बात की घोतक है कि वास्तव में आवास लोगों को नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण आवास इन्होंने 4 साल से पूरी तरह बंद कर दिया। और ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, इनकी सरकार के मंत्री जिनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग था, उन्होंने बार बार पत्र भेजा भूपेश बघेल को और उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रहे हैं, और इसका जवाब मुख्यमंत्री तरफ से नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा दिया और पंचायत विभाग छोड़ दिया। तो ये खुद टीएस बाबा ने स्वीकार किया। अगर एक मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है कि प्रधानमंत्री हम आवास नहीं दे रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी बार बार चाहे कितना भी बोले, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। आज की जो भीड़ है, आज जिस ढंग से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को अपने निवास से सभा स्थल तक आने में 3 घंटे का समय लगा, ये इस बात का घोतक है कि वास्तव में अपार जन समूह था। आवाज का कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो गया, सरकार बौखला गई। पुलिस को हिंसात्मक रूप देने के लिए इन्होंने निर्देश दिया। पुलिस ने आज दमनकारी नीति अपनाई, आंसू गैस के गोले भीड़ में छोड़े, लाठीचार्ज किया, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। अनेकों कार्यकर्ता घायल हुए, कुछ हॉस्पिटल में भी हैं, कई लोगों को जेल ले जाया गया पकड़कर। तो ये जो दमनकारी नीति है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आप आवाज दीजिए, आवाज की मांग करना गलत नहीं है और एक केंद्र की स्कीम है। अशोक जी, इस पूरे आवास को लेकर के, इस पूरे योजना को लेकर के, जिसको लेकर के बीजेपी अब इतना प्रदर्शन करती हुई या फिर अपने आवाज को इतना बुलंद करती नजर आ रही है, इससे पहले कितने बार आपने ये सवाल सत्ता में बैठे कांग्रेस से की और कितनी बार प्रदर्शन की बात कही? बार बार किया, गांव गांव तक गए, लोगों से फार्म भरवाए हैं और आज सब फार्म लेके आए थे
माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी मिले नहीं। उन्होंने तो अपने आप को पुलिस के घेरे में रख लिया था। अगर वो हम आवेदन दे देते और वो परीक्षण कर लेते, लेकिन अब नए नए सर्वे की बात कर रहे। पूरे देश में जो प्रक्रिया चल रही है, पूरे देश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है, उसी के अंतर्गत यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? पुराने सर्विस सूची के अनुसार जो आवास स्वीकृत है, सीएम भूपेश बघेल के द्वारा अपने दूसरे सवाल में यही चीज पूछा गया कि वो फॉर्म और कॉल डिटेल क्या भाजपा उसका डाटा पहुंचा पाएगी उन तक, क्या भाजपा उसका डाटा उन्हें देगी? वो खुद डाटा मांगते नजर आ रहे हैं और इधर आप कह रहे हैं कि वो डाटा लेने को तैयार ही नहीं है। तो देने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस की घेरेबंदी में थे वो। अच्छा। हमको तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। हम क्या करते हैं? हम तो आवेदन लेके गए थे, पूरे काफिले को लेकर के गए थे आप आवेदन देने? काफिले को लेकर गए थे, लेकिन आवेदन तो देना था। गांव गांव भरवा लोग आए थे, हम आवेदन जमा करेंगे करके। इनका आवास स्वीकृत आवास है, इनको देना चाहिए। इनको तो आवेदन की भी जरूरत नहीं है। आप इसके लिए श्वेत पत्र जारी करिए कि कितना आवास स्वीकृत हुआ है, कितना आवास प्रतीक्षा सूची में है। 2011 के सर्विस सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में लागू क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब तो कांग्रेस को देना है, कांग्रेस सरकार। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, आपने तमाम बातें सुनी अशोक जी की और तमाम सवाल भी आपने सुने, उस पर जवाब पहले जरूर दीजिए। और उसके बाद एक सवाल मेरा भी ये कि 2024 तक 16 लाख आवास बनने की यहाँ पर पूरी की पूरी योजना थी कि 16 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 40% अनुदान जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिए जाना था, लेकिन 40% नहीं दे पाई राज्य सरकार ये अनुदान। इसकी वजह से 60% जो राज्य सरकार के पास था केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी वापस ले लिया गया और उसके बाद भी इसी वजह से गरीबों को उनका हक नहीं मिला। ये बीजेपी के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है, इस पर भी जरूर पुष्टि करें। देखिए, दरअसल में बीच में 2 साल कोरोना होने की वजह से और जीएसटी की राशि नहीं मिलने की वजह से, एक्साइज की राशि नहीं मिलने की वजह से 1 साल छत्तीसगढ़ की सरकार राजस्व नहीं दे पाई, मगर उसकी क्षतिपूर्ति तो अभी के बजट में कर दिया है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े विचित्र हैं। कभी बोलते हैं 7 लाख है, कभी बोलते हैं 8 लाख है, कभी बोलते हैं 12 लाख है, कभी बोलते हैं 16 लाख है, कभी बोलते हैं 18 लाख है। यही जो कंफ्यूजन है, इसी को तो दूर करने के लिए सरकार कह रही है कि हम इसकी जानकारी ले लेते हैं, इसकी जनगणना करवा लेते हैं कि आवास इन लोगों की पूरी सूची की जानकारी उपलब्ध हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि लोगों के घर में गए और बोले कि इस फॉर्म में दस्तखत करो, आपको पक्का मकान मिलेगा, आप रायपुर आइए। इस तरह से भ्रम में डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को आवास दिलाने का झूठा आश्वासन देके, जैसे उनकी प्रवृत्ति है, वो हमेशा से इसी तरह से रुपए धान का भाव देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, ऐसा धोखा दिया, फिर गाय के नाम से धोखा दिया, फिर आदिवासियों को धोखा दिया। तो ये जो 15 साल में धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करती। आप एक बात समझ लीजिए कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं 18 के बाद, सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ी मुद्दा की समस्या है और इससे परेशान है। इसको ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये मुद्दा बन नहीं पाएगा। चलिए, तो साफ तौर पर आपने कहा कि ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा बन नहीं पाएगा। अशोक जी, यहाँ पर सुरेंद्र जी ने एक और बात कही कि ये जो फॉर्म फिल कराई गई है, ये भाजपा ने कुछ इस तरह से कराई है कि जनता को अपनी बातों में उलझा करके उनको झूठे आश्वासन दे करके अपने फॉर्म साइन करवाई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जो उन्हीं लोगों से हमने फॉर्म भरवाया है जिनका ऑलरेडी ग्राम पंचायत की प्रतीक्षा सूची में नाम है। उनको 2018 में 2019 में बन जाना था, उनकी राशि स्वीकृत हो जानी थी, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाना था, लेकिन पैसा पहुंचा नहीं। उन लोगों ने फॉर्म भरा है, तो प्रतीक्षा सूची ऑलरेडी है। आप तिवारी जी से पूछ लीजिए, अपने ग्राम पंचायत में जाके पता कर लें कि वहां प्रतीक्षा सूची है कि नहीं है। और प्रतीक्षा सूची जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, उसी रिकॉर्ड के हिसाब से हम फॉर्म भरा है और उनका रजिस्ट्रेशन क्रमांक भी सभी फॉर्म में दर्ज करवाया हमने। सवाल इस बात का है
कि लोगों को आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही? बिना आंदोलन के ये स्वीकृत हो जाना चाहिए। 2018 के पहले जो स्वीकृत थे, जिनका एक किस्त जमा हो गया था, उनका दूसरा किस्त नहीं पहुंचा। कुछ लोगों का दूसरा किस्त चला गया तो उनको तीसरा किस्त नहीं मिला। जिनको तीसरा किस्त मिल गया तो उनको चौथा किस्त नहीं मिला। पैसा भी रोक के रखा था। कुछ जगह जब हमारा आंदोलन चालू हुआ तो इन्होंने एक किस्तों की राशि भेजनी शुरू की। टीएस बाबा के पत्र का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस समीक्षा करे और टीएस बाबा ने जो प्रश्न खड़ा किया है उसका जवाब ये देना। भाजपा के जवाब करते, विपक्ष के जवाब करते, अपने पंचायत मंत्री से जवाब करें कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया और इस्तीफा पत्र में उन्होंने जो कारण दर्शाए हैं उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। आज विधानसभा में इस मामले में अकेले भूपेश बघेल जी बोलते, बाकी मंत्री मौन है। बाकी मंत्रियों नहीं बोल रहे, सबको अपने अपने जमीन की चिंता है। प्रधानमंत्री आवास के मामले में अगर हम सरकार की पैरवी करेंगे तो हमारे वोट का नुकसान होगा, ये सब मंत्री विधायक समझ रहे हैं। इसलिए इस मामले में आपने देखा होगा केवल अकेले भूपेश बघेल ही पैरवी कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, बाकी सारे मंत्री चुप हैं। टीएस बाबा के अनुसरण कर रहे हैं सब अंदर अंदर। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र जी, लगातार देखिए पीएम आवास को लेकर के पूरा का पूरा बवाल मचता नजर आया। जनता के हक की बात यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो विपक्ष करती नजर आ रही है, जो कि विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है कि सरकार की जो भी नाकामयाबी रही है या फिर सरकार की जो भी चीजें जनता तक जो योजनाएं ना पहुंची है उसके बारे में सरकार को अवगत कराया जाए। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर वो अपना काम करने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लेना, आंसू गैस के गोले छोड़े जाना, क्या आंदोलन इतना उग्र होता जा रहा था कि लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, इन सब की आवश्यकता थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष को सवाल करने का, समीक्षा करने का, आलोचना करने का पूरा अधिकार है जी। और उस अधिकार से हम इनकार नहीं करते। मगर दो बात पे आपत्ति है। पहली बात तो ये है कि आप जो है पूर्व की तरह, अपने अभ्यास की तरह छत्तीसगढ़ के तमाम जो लोग हैं उनको आवास का प्रलोभन दे करके, उनसे झूठी जो फॉर्म भरवा करके उनको सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपत्तिजनक है, पहली बात। दूसरी बात, आपत्तिजनक बात यह है कि आप भी सरकार में रहे 15 साल और जब भी प्रदर्शन होते हैं तो प्रदर्शन के एक नियम होते हैं, एक कायदे होते हैं। आंदोलन प्रतीकात्मक होता है। राज्यपाल के घेराव करने का तात्पर्य राज्यपाल के बंगले के राजभवन में घुस जाना नहीं होता। विधानसभा घेराव का तात्पर्य विधानसभा में घुस जाना नहीं होता। वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश न करें। अधिक उत्तेजना में आकर के सब काम करेंगे तो पुलिस को तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो काम करना चाहिए संवैधानिक तरीके से और संयमित तरीके से, पुलिस ने वही काम किया है और पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ और पूरे सम्मान के साथ जो परिस्थितियां हैं उनके साथ निपटा गया है। मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस की बड़ी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं। उन्होंने बड़े धैर्य और संयम का परिचय दिया है। चलिए, तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा का आंदोलन जो है वो उग्र था और यहाँ पर विधानसभा का, अशोक जी, विधानसभा का घेराव करने का ये तात्पर्य नहीं होता कि विधानसभा के अंदर घुस जाया जाए। आपको शांति तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार था। शांति से प्रदर्शन करते, सभी से बोल करके नारेबाजी आप कर सकते थे, अपनी बात आप रख सकते थे, लेकिन इस तरीके से उग्रता दिखाना जरूरी नहीं था। बैरिकेडिंग जहां तक था वहीं तक रुकना चाहिए था आप लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था और पिछले 2-3 महीने से लगातार शांतिपूर्वक चल रहा है। इसको उग्र करने का, उकसाने का काम किसने किया? आगे आज भी सरकार का जो गोलमाल जवाब आ रहा है, फिर से सर्वे करेंगे तो आप फिर से सर्वे करेंगे, इसका तात्पर्य है कि आपने पुराने जो स्वीकृत जो हितग्राहियों के नाम है उनको आपने निरस्त कर दिया है। जो प्रतीक्षा सूची में उनको आपने निरस्त कर दिया है, तो आप निरस्त करने की स्पष्ट घोषणा करिए ना कि उनका निरस्त हो गया, हम नया सर्वे करेंगे। लेकिन आपने निरस्त भी नहीं किया और नया सर्वे भी करना चाहते हैं। ये गोलमोल बात चल रही है, इसको जनता समझ रही है।
और जनता अगर इस कारण से हितग्राही अगर उग्र होते हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ जिम्मेदार है? चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर बात यहाँ पर आम जनता के लिए बात की जाए तो पीएम के आवास की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भाजपा का साफ तौर पर यह कहना है कि 16 लाख 2024 तक पूरी योजना थी और पूरा तय था कि 16 लाख आवास मिलना चाहिए, उसमें से आवास नहीं दिया जा रहा है। सुरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे अगर इस पूरे आवास की बात कर ली जाए, पीएम आवास की यहाँ पर बात कर ली जाए, तो आम जनता को जो उनका हक मिलना चाहिए था, क्या आपकी सरकार ने वो हक दिया? देखिए, सर्वे का जहां तक प्रश्न है, 2011 में जो सर्वे हुआ था उसके बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी और जनगणना में बहुत सारे लाभार्थी जो आज छूट रहे हैं या जिनको ये सुविधा मिलनी चाहिए उन सभी लोगों का नाम आ जाता। अब केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम जो आवासहीन गरीब लोग हैं उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अप्रैल से सर्वे होने के बाद उन सभी लोगों को क्रमशः प्राथमिकता के आधार पर उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसानों की सरकार है। गरीबों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी, फाइनल कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। अशोक जी अपनी बात जल्दी से रखें क्योंकि यहाँ पर सुरेंद्र जी का साफ तौर पर कहना कि नाकामयाबी केंद्र की रही है लेकिन राज्य सरकार अपना पूरा कर्तव्य निभाएगी। देखिए, 1 अप्रैल से ये आवास चालू करेंगे बोल रहे हैं, तो यही तो हमारे आंदोलन की सफलता है कि सरकार तो 4 साल से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का नाम तक नहीं ले रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं कर रही थी। आज अगर 1 अप्रैल से देने के मजबूर हुए हैं तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के कारण घबराकर, मजबूर होकर, विवश होकर ये अब आवाज देने के लिए तैयार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जब तक लोगों को आवाज नहीं दिलाएगी तब तक आंदोलन करती रहेगी, ये भी बात तय है। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी अपनी बात जल्दी पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छा निभा रही है और छत्तीसगढ़ की जनता इनको विपक्ष में निश्चित रूप से रखेगी ताकि अपनी भूमिका ठीक से पूरा कर सके। इस बात का मुझको पूरा विश्वास है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। तो बात यहाँ पर थी आम जनता को लेकर के और आम जनता के मुद्दों को लेकर के, जिस पर बखूबी तौर पर सुरेंद्र जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता थे उन्होंने भी अपनी बात रखी कि कांग्रेस के द्वारा जो सत्ता में बैठी है उनके द्वारा किस प्रकार से काम किया जाएगा। हालांकि विपक्ष के तौर पर अशोक जी ने कई सारे अहम सवाल किए और कई सारी तरीके से सरकार को यह बताने की पूरी कोशिश भी की कि आम जनता की क्या जरूरतें हैं और किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।